बच्चा था जिसका नाम था सुशील। उसका नाम तो सुशील था लेकिन उसकी हरकतें बिल्कुल भी सुशील नहीं थी। वो 10th क्लास की शुरुआत में ही कुछ गलत एक्टिविटीज में घुस गया था और उन गलत एक्टिविटीज में घुसने की वजह से वो साइंस की एक्टिविटीज नहीं कर पाया। और एक्टिविटीज में आप सबको पता है 5 से लेकर 7 नंबर 8 नंबर के सवाल जरूर बनते हैं। फिर उसके जीवन में आया साइंस एंड फन एजुकेशन और साइंस एंड फन एजुकेशन में आई ये वाली वीडियो जिसमें उसको एक पूरी वीडियो के अंदर प्यारी सी वीडियो के अंदर साइंस की सारी इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज, इंपॉर्टेंट ही नहीं सारी एक्टिविटीज मिल गई। साथ ही साथ उस वीडियो में उसको यह भी मिला कि उन एक्टिविटीज के ऊपर एग्जाम में सवाल कौन से आते हैं। लो जी, और सुशील का जीवन जो है वो बेहतर हो गया और उसके जीवन में जो एक्टिविटीज की प्रॉब्लम चल रही थी वो उस वीडियो से सॉल्व हो गई, जो कि आपकी भी होने वाली है आज इस वीडियो से। तो स्वागत है आप सभी का साइंस एंड फन पे। और आज हम यहाँ पे एक छोटी सी वीडियो, छोटी तो नहीं कहूंगा लेकिन प्यारी सी वीडियो के अंदर साइंस की सारी एक्टिविटीज को पढ़ने वाले हैं। और एक्टिविटीज को पढ़ने के साथ साथ ये भी जानेंगे कि एग्जाम में सवाल कौन से आते हैं। और ये सारे सवाल हम लोग, इनमें से बहुत सारे सवाल हम लोग केमिस्ट्री के जो हमने सेशन ले लिया है उसमें कर चुके होंगे। आई होप आप लोग हमारे साइंस एंड फन के लाइव सेशंस में भी आ रहे हो, जो कि सुबह से लेकर शाम तक लाइव चल रहे हैं। सारे सेशन लग चुके हैं, आप जाके देख सकते हैं। और इस वीडियो के अंदर हम लोग आज एक कॉम्पैक्ट वीडियो के अंदर सारी एक्टिविटीज, इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज की बात करने वाले हैं और क्या एग्जाम में सवाल आते हैं उनके ऊपर भी। चलिए, तो सबसे पहले बात करते हैं, हमारे पास पहली एक्टिविटी केमिस्ट्री की एक्टिविटी से शुरू कर रहे हैं। केमिस्ट्री की एक्टिविटीज एग्जाम में ज्यादा आती है, आप सबको पता है। केमिस्ट्री की एक्टिविटी से 90% सवाल आने के चांसेस हैं और फिजिक्स की एक्टिविटी से थोड़े कम चांसेस हैं, क्योंकि उसके सवाल ही अपने आप में एक्टिविटी बेस्ड होते हैं। कोई न्यूमेरिकल होता है, सर्किट बेस्ड होते हैं, तो इसलिए केमिस्ट्री की एक्टिविटी सबसे ज्यादा ध्यान देना है। तो यहाँ पे आपको मैग्नीशियम रिबन को जलाना है। अब मैग्नीशियम रिबन को जलाते हुए कुछ बातें ध्यान रखनी होती है कि उसको पहले सैंड पेपर से रब क्यों करना पड़ता है। क्वेश्चन में पूछा हुआ है सैंड पेपर से रब क्यों करना पड़ता है, क्योंकि उसके ऊपर जो ऑक्साइड की और कभी कभार कार्बोनेट की जो लेयर बन जाती है उसको हटाना है। मेनली मैग्नीशियम ऑक्साइड की जो लेयर बनती है ताकि वो स्मूथली जले। लेकिन जलने के बाद आप क्या ऑब्जर्व करोगे, ये सवाल बहुत पूछा जाता है। तो एक तो आपको सबको पता है कि व्हाइट रंग का पाउडर बनता है जो कि मैग्नीशियम ऑक्साइड का होता है और व्हाइट डार्जिलिंग फ्लेम निकलती है। तो इस एक्टिविटी से ऑब्जर्वेशन वाले सवाल ज्यादा आते हैं। ठीक है जी, चलिए इसके बाद अगर बात करें, अच्छा सब में कोई ना कोई केमिकल रिएक्शन भी ऑब्वियस बात है और वो सारी रिएक्शन हम लोग कंप्लीट केमिस्ट्री की रिएक्शंस में पढ़ चुके होंगे। तो वो वीडियो भी अपलोड हो गई होगी जहां पे हमने केमिस्ट्री की सारी रिएक्शन एक वीडियो में करी है। तो उसको भी आप प्लीज गो थ्रू कर लीजिएगा, क्योंकि उसमें सबकी रिएक्शन हम लोग ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। अभी एक्टिविटी पे ध्यान दे रहे हैं और उसके क्वेश्चंस पे, ठीक है ना। हमने जिंक ग्रैन्युल्स को डाला कोनिकल फ्लास्क में जहां पे हमारे पास हाइड्रोक्लोरिक एसिड पड़ा हुआ है या फिर सल्फ्यूरिक एसिड पड़ा हुआ है। तो जिंक इन दोनों एसिड के साथ रिएक्ट होने पे सॉल्ट बनाएगा और अगर वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट हो रहा है तो जिंक क्लोराइड, नहीं तो जिंक सल्फेट बनाएगा अगर वो H2SO4 के साथ रिएक्ट हो रहा है। और बदले में कौन सी गैस रिलीज करेगा, ऑब्वियस बात है पॉप साउंड, है ना। डू यू ऑब्जर्व एनीथिंग हैपनिंग अराउंड द जिंक ग्रैन्युल्स? यस, जिंक ग्रैन्युल्स के आसपास बबल्स आना शुरू हो जाएंगे, हाइड्रोजन गैस बनना शुरू हो जाएगी। अगर आप टच करोगे तो क्या होगा, तो ऑब्वियस बात है ये प्रोसेस एक्सोथर्मिक है। एक्सोथर्मिक है तो टच करने पे क्या होगा, ये सवाल पूछा जाता है। तो क्योंकि प्रोसेस एक्सोथर्मिक है तो टेम्परेचर जो है वो बढ़ जाएगा। एसिड और मेटल्स की रिएक्शन जनरली सारी की सारी एक्सोथर्मिक होती है, तो यहाँ पे टेम्परेचर जो है वो बढ़ जाएगा। साथ साथ प्लीज ये पॉइंटर उस पर लिखते चले जाओ, क्योंकि एग्जाम में इन्हीं के ऊपर सवाल बनेंगे जो कि बात कर रहा हूं। इसके बाद आता है, ये तो भाई साहब सबको पता है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक बीकर लिया, बीकर में हमने डाल दिया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, उसमें डाल दिया हमने पानी। कैल्शियम हाइड्रो, मैं ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करने वाला, आपका पेपर के दिन चल रहा है तो कॉम्पैक्ट वीडियो रखेंगे। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को पानी, कैल्शियम ऑक्साइड को पानी में डाला तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है, सबको पता है। लेकिन क्या सवाल आते हैं, टेक स्मॉल अमाउंट ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड, उसको बीकर में डाल दिया, स्लोली ऐड वाटर टू इट, टच द बीकर। टच करोगे तो क्या फील होगा, टेम्परेचर बढ़ जाएगा। क्या फील होगा, टेम्परेचर बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ जाएगा टेम्परेचर, बिकॉज अगेन प्रोसेस इज एक्सोथर्मिक, है ना। प्रोसेस क्या है, एक्सोथर्मिक है, तो इस केस में टेम्परेचर बढ़ जाएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म हो जाएगा। हाँ भाई, 2 ग्राम्स ऑफ फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स इन अ ड्राई टेस्ट ट्यूब को आपने हीट किया। नोट द कलर चेंज ऑफ फेरस सल्फेट। तो फेरस सल्फेट का कलर पेल ग्रीन से कलरलेस हो जाएगा, क्योंकि वो कन्वर्ट हो जाएगा फ्रॉम FeSO4.7H2O से FeSO4 में। रिएक्शन वाली वीडियो में पूरी रिएक्शन को समझा हुआ है। Heat the boiling tube over the flame of the burner or spirit lamp as shown. Observe the color change of the crystals heating. तो सबसे पहले तो कलर में क्या बदलाव आया,
कलर हुआ लाइट ग्रीन से कलरलेस, क्योंकि FeSO4.7H2O से FeSO4 बना। उसके बाद फर्दर हीट करते चले जाएंगे, फर्दर हीट करते चले जाएंगे तो FeSO4 Fe2O3 में कन्वर्ट होगा, और जो व्हाइट कलर था, कलरलेस था, वो एक्चुअली में ब्राउनिश में कन्वर्ट होगा। और लड़की जो ये गैस स्मेल कर रही है उसकी स्मेल कैसी होगी, तो आंसर है पंजेंट स्मेल होगी, क्योंकि वहां पे उसको SO2 और SO3 गैस सूंघने को मिलने वाली है, जिसकी पंजेंट स्मेल यानी कि नाक में चुभने वाली स्मेल होती है। डन हो गया। इसके बाद अगेन यहाँ पे लेड नाइट्रेट को हीट करने वाली एक्टिविटी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। रिएक्शंस में पढ़ा है कि लेड नाइट्रेट हीट होने में बनाता है लेड ऑक्साइड। क्या बनाता है? लेड ऑक्साइड। बदले में बनाता है NO2 गैस और बनाता है O2 गैस। NO2 गैस की पहचान क्या है? वो ब्राउन कलर की गैस होती है। तो यहां से आपको एक ब्राउन कलर की गैस रिलीज होती हुई मिलेगी, जो कि कौन सी गैस होगी? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड यानी कि NO2। देखो क्या है, 2 ग्राम आपने क्या ले लिया, इसके अंदर लेड नाइट्रेट का पाउडर ले लिया और आपने उसे हीट किया। होल्ड द बॉइलिंग ट्यूब विद पेयर ऑफ टोंग्स एंड हीट इट ओवर अ फ्लेम एज शोन। व्हाट डू यू ऑब्जर्व? आप क्या ऑब्जर्व करोगे भाई? आप क्या ऑब्जर्व करोगे? तो मैं तो ये ऑब्जर्व करूंगा कि उसके ऊपर से NO2 की गैस निकलेगी और जो लेड नाइट्रेट था वो लेड ऑक्साइड में कन्वर्ट होगा और कलर उसका येलोइश हो जाएगा, है ना भाई। नोट डाउन द चेंज इफ एनी। क्या क्या चेंज आएंगे? ब्राउन रंग की गैस मिलेगी, व्हाइट लेड नाइट्रेट विल कन्वर्ट इनटू येलो लेड ऑक्साइड। ठीक है जी, चलो आप इसके बाद 2 ग्राम सिल्वर क्लोराइड को, जो कि फोटो सेंसिटिव होता है यानी लाइट के पड़ने पे टूट जाता है, आपने 2 ग्राम सिल्वर क्लोराइड को धूप में रखा तो सनलाइट आएगी, फोटो डिकम्पोजिशन होगा, सिल्वर अलग हो जाएगा और क्लोरीन अलग। रिएक्शंस में पढ़ चुके हैं, AgCl विल गिव Ag अलग एंड Cl2 अलग। Place the china dish in the sunlight for some time. Observe the color of the silver chloride after some time. तो भैया कलर में ऑब्वियसली पता है सिल्वर फॉर्म होगा, सिल्वर फॉर्म होगा और क्लोरीन गैस निकल जाएगी। तो जो फाइनल रिजल्ट होगा सॉल्यूशन का टूटने के बाद वो क्या होगा? सिल्वर। मतलब सॉल्यूशन का तो नहीं लेकिन प्रोडक्ट का, वो होगा सिल्वर, क्योंकि Ag विल बी प्रोड्यूस्ड। Ag विल बी प्रोड्यूस्ड, मैंने अंग्रेजी सही बोली है, सिल्वर बनेगा और बदले में क्लोरीन गैस जो है वो बाहर निकल जाएगी। डन है। बहुत सिंपल एक्टिविटीज है और इनमें से बहुत सारी एक्टिविटीज क्वेश्चन के माध्यम से हम पढ़ चुके हैं। यहां पे क्या है देखो, टेक 3 आयरन नेल्स एंड क्लीन देम विद सैंड पेपर। अगेन वो ऑक्साइड के लेयर को हटाने के लिए। तो यहां पे भी कभी कभार सवाल पूछते हैं, सिर्फ मैग्नीशियम रिबन से ही नहीं पूछते हैं, आयरन की नेल्स को क्यों सैंड पेपर से रब किया जाता है, यह सवाल भी पूछा जाता है। टेक 2 टेस्ट ट्यूब्स मार्क्ड एज A and B. In each test tube take 10 ml of copper sulfate. ठीक है। Tie 2 iron nails with thread and immerse them carefully in copper sulfate solution in test tube B for about 20 minutes and keep 1 iron nail aside for comparison. After 2 minutes, take out the iron nails from the copper sulfate solution. Compare the intensity of the blue color of the copper sulfate in the test tube A and B. तो जिसमें भी आपने iron nails को डाला है उसमें जो कलर है ब्लू का वो ऑब्वियस सी बात है फेड हो गया होगा लाइट ग्रीन में, क्योंकि कॉपर सल्फेट रिएक्ट हो रहा है आयरन के साथ टू फॉर्म आयरन सल्फेट। तो जिसमें भी आपने आयरन नेल्स डाली हुई है उसका कलर फेड हो जाएगा, बहुत डार्क ब्लू से वो पेल ग्रीन या लाइटिश ब्लू की तरफ जाना शुरू हो जाएगा। अब आपको नेल्स को भी कंपेयर करना है, तो जो नेल्स आपने कॉपर सल्फेट में डुबाई थी वो थोड़ा सा कॉपर की लेयर बनने की वजह थोड़ा सा ब्राउनिश हो जाएंगी, लेकिन जो आयरन नेल बाहर पड़ी हुई थी वो नॉर्मल ग्रेश सिल्वर ग्रेश आपको अपीयर होने वाली है। तो ये ऑब्जर्वेशनल बेस्ड क्वेश्चन एक्टिविटी से आते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। तो जो भी हमने अभी तक केमिस्ट्री के लेक्चर्स लिए हैं इन पेपरों के दिनों में, एक ले लिया और आगे 200 MCQ वाला जो लेक्चर बाकी है, उन सब के अंदर हम लोग एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन ऑलरेडी वहां पर डालेंगे ही और कुछ आपको केमिस्ट्री के सेक्शन में करवा भी दिए हैं। यहाँ पे हम बस एक्टिविटीज को जल्द से जल्द रिवाइज करने आए हैं। 3 ml सोडियम सल्फेट सॉल्यूशन इन अ टेस्ट ट्यूब लिया, सोडियम सल्फेट लिया एंड आपने क्या किया 3 ml बेरियम क्लोराइड डाला। तो सोडियम सल्फेट बेरियम क्लोराइड, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी, सोडियम क्लोराइड एंड बेरियम सल्फेट बनेगा और बेरियम सल्फेट का क्या होगा? प्रेसिपिटेट होगा। तो व्हाट डू यू ऑब्जर्व? क्या ऑब्जर्व करेंगे कि व्हाइट रंग का प्रेसिपिटेट फॉर्म हो जाएगा जो कि बेरियम सल्फेट का होगा और वो व्हाइट प्रेसिपिटेट ऑब्वियसली बात है नीचे बैठ जाएगा। आई होप आप साथ साथ लिख रहे हो बेटा, प्लीज पेपर के दिन है, मैं लिख के यहाँ पे देर नहीं लगाना चाहता, टाइम नहीं वेस्ट करना चाहता आपका। जिसको पता ही है वो नहीं लिख रहा, जिसको पता है वो साथ साथ लिखता जा रहा है। रिएक्शन क्या होगी? Na2SO4 BaCl2 NaCl BaSO4 और BaSO4 आपको ऑफ व्हाइट रंग का प्रेसिपिटेट मिल जाएगा जो नीचे बैठ जाएगा। तो क्या ऑब्जर्व किया? प्रेसिपिटेट विल फॉर्म विद सेटल डाउन और प्रेसिपिटेट का कलर क्या होगा? व्हाइट कलर होगा। ठीक है।
आपको चाइना डिश में कॉपर पाउडर लेना है। एनसीईआरटी का सवाल है, कॉपर जो कि ब्राउनिश कलर का होता है, हीट करने पे जो कि केमिकल रिएक्शन में पड़ा कॉपर ऑक्साइड बनाता है और वो ब्लैक कलर का हो जाता है। कौन से कलर का? ब्लैक कलर का। तो क्या ऑब्जर्व करेंगे, तो जो ब्राउन कलर है कॉपर का वो ब्लैक कलर के कॉपर ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा। Cu प्लस O2 गिव CuO, तो ब्लैक कलर में कन्वर्ट हो जाएगा फ्रॉम ब्राउन। ठीक है जी, आ जाओ भैया आ जाओ। इसके बाद क्या कह रहे हैं, दिस एक्टिविटी नीड्स, अच्छा इसमें टीचर का असिस्टेंट चाहिए होगा, ये हम क्यों पढ़ रहे हैं। ठीक है ठीक है ठीक है, क्या किया होगा भैया, 5, इसमें एक ये सवाल काफी इंपॉर्टेंट है नीचे वाला। 5 ml सल्फ्यूरिक एसिड आपने लिया और उसमें जिंक डाला, तो इट विल फॉर्म जिंक सल्फेट एंड हाइड्रोजन गैस बनाएगा। सोप बबल से हाइड्रोजन गैस के बबल्स बनेंगे और वो हवा में उड़ते हैं बिकॉज बहुत हल्की होती है हाइड्रोजन, और पॉप साउंड यहाँ पे क्रिएट होगी। व्हाट डू यू ऑब्जर्व ऑन द सर्फेस ऑफ जिंक ग्रैनुअल्स, अगेन उसके ऊपर आपको बबल्स आते हुए नजर आएंगे। पास द गैस जो इन्वॉल्व हो रही है सोप सॉल्यूशन में, व्हाई आर बबल्स फॉर्म्ड इन द सोप सॉल्यूशन, बबल्स क्यों बन रहे हैं, क्योंकि हाइड्रोजन गैस जो है वो सोप में ट्रैप हो रही है जिसकी वजह से बबल्स फॉर्म हो रहे हैं। बर्निंग मैस्टिक लाओगे तो क्या ऑब्जर्व करोगे, जो बबल है वो पॉप साउंड से जलेंगे। अब सुनो, अगर आप यही एक्टिविटी HCl से कराओगे तो क्या होगा, लगभग सेम रिजल्ट है। लेकिन अगर आपने ये वाली एक्टिविटी किसके साथ कराई, HNO3 के साथ, तो आपको यहां पे हाइड्रोजन गैस के बबल्स नहीं मिलने वाले, क्योंकि HNO3 एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो ये सवाल बहुत पूछ सकते हैं। इसके बाद CH3COH के साथ कराओगे जो कि एक वीक एसिड है, तो हाइड्रोजन गैस के बबल्स तो बनेंगे लेकिन कम बनेंगे एज कंपेयर टू HCl या फिर H2SO4, बबल्स कम बनेंगे क्योंकि एसिटिक एसिड एक वीक एसिड होता है। ठीक है, डन है। तो यहाँ पे क्या ले रहे हैं भैया, इस वाले रिएक्शन में क्या है हमारे पास, ओके ओके ओके, ठीक है ठीक है, आओ चेक करते हैं। तो यहाँ पे हमने सोडियम कार्बोनेट लिया, यहाँ पे हमने लिया सोडियम कार्बोनेट और उसको हम लोग हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करा रहे हैं। तो जब भी कोई मेटल कार्बोनेट एसिड के साथ रिएक्ट होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड निकालता है, सबको पता है। और ये कार्बन डाइऑक्साइड जा रही है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी लाइम वाटर में, और लाइम वाटर को ही मिल्की कर देगी। बाकी आओ पढ़ते हैं। 2 टेस्ट ट्यूब लेनी है, लेबल देम एज A एंड B। ठीक है, ए में हमने सोडियम कार्बोनेट और एसिड डाला हुआ है। 5 ग्राम सोडियम कार्बोनेट लेना है टेस्ट ट्यूब ए में, और 0.5 ग्राम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट लेना है टेस्ट ट्यूब बी में। अच्छा, वो अलग टेस्ट ट्यूब है। एड अबाउट 2, दोनों में आपको 2-2 ml हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाल देना है। क्या ऑब्जर्व करोगे, दोनों ही केसेस में, चाहे आप हाइड्रोजन कार्बोनेट लो, चाहे आप हाइड्रोजन कार्बोनेट लो, चाहे आप नॉर्मल अपना सिर्फ कार्बोनेट लो, दोनों ही केसेस में सॉल्ट बनेगा, पानी बनेगा और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी। दोनों ही केस में कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी। तो आप लिख दोगे कि दोनों ही केस में ब्रिस्क एफरवेसेंस निकलेगी, यानी कार्बन डाइऑक्साइड के बुलबुले। अब इस गैस को अगर आप पास कराते हो लाइम वाटर में तो क्या ऑब्जर्व होगा, क्योंकि यहाँ पे ये नहीं बोला हुआ एक्सेस में, तो इतना बोलेंगे कि अगर लाइम वाटर में पास कराएंगे तो लाइम वाटर विल टर्न्स मिल्की। लेकिन सोचो कितना मजा आएगा अगर आप सिर्फ इसमें ये लिखाओ कि लाइम वाटर मिल्की तो होगा ही होगा, लेकिन साथ साथ लाइम वाटर विल टर्न मिल्की, बट इफ वी पास एक्सेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इट विल अगेन कन्वर्ट्स इनटू ट्रांसपेरेंट सॉल्यूशन। और रिएक्शन लिख दोगे तो मजा ही आ गया, जो कि रिएक्शन वाली वीडियो में कवर कर रखी है। चलो आ जाओ, एक्टिविटी पे आते हैं। कोई डायग्राम नहीं है, सिर्फ एक एक्टिविटी है। टेक 2 ml ऑफ NaOH सॉल्यूशन इन अ टेस्ट ट्यूब एंड ऐड फ्यू ड्रॉप्स ऑफ फिनोल्फथलीन। तो NaOH में फिनोल्फथलीन डालोगे तो क्या होगा भैया, कलर पिंक हो जाएगा, क्योंकि NaOH एक बेस है, तो कलरलेस से कलर पिंक हो जाएगा। एड डाइल्यूट HCl सॉल्यूशन टू द अबव सॉल्यूशन, ड्रॉप करके उसमें HCl डालना है। इज देयर एनी चेंज इन द कलर, यस, क्योंकि HCl एक एसिड है तो वो धीरे धीरे बेस को न्यूट्रलाइज करेगा और धीरे धीरे कलर फिनोल्फथलीन का वापस से कलरलेस होना शुरू हो जाएगा। Why did the color of phenolphthalein change after the addition of an acid? Due to neutralization of base present in it. इस वाले सवाल में कह रहे हैं कि अगर कलर चेंज हुआ तो क्यों चेंज हुआ, तो आंसर है क्योंकि आपने उसके अंदर एसिड डाला और जो उसके अंदर NaOH नाम का बेस पड़ा था वो न्यूट्रलाइज होना स्टार्ट हो गया। अब आपको दोबारा से NaOH डालना है। Does the pink color of phenolphthalein reappear? क्या पिंक कलर दोबारा आएगा? अगर आपने कम डाला तो नहीं आएगा, बट अगर आपने हाँ दोबारा से NaOH डाला तो वापस से कलर पिंक आएगा। Why do you think this has happened? क्योंकि अगेन जब आपने NaOH डाला होगा तो बेस की कंसंट्रेशन वापस बढ़ जाएगी, pH जो है वो 7 से ज्यादा हो जाएगा। देखो जब जब pH 7 से ज्यादा होगा फिनोल्फथलीन विल चेंज इट्स कलर। तो आंसर है यस, फिनोल्फथलीन दोबारा से पिंक हो जाएगा ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ बेस। समझ गए? ये सवाल लिखते चले जाओ भैया, टाइम नहीं है हमारे पास। चलो आओ,
बहुत प्यारा सवाल, इसके ऊपर तो बहुत बार क्वेश्चन आए हैं। खासकर यहाँ पे क्या आता है, ये सॉल्यूशंस को बदल देते हैं, सॉल्यूशंस को बदल देते हैं। यहाँ पे ये बदल दिया, इसके बजाय ये लगा दिया, इसके बजाय ये लगा दिया, तो उसके ऊपर सवाल बहुत आते हैं। देखो, टेक सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज, अच्छा ये वही सवाल है, देखो वही सवाल, आपने ग्लूकोज लिया, ये इसके ऊपर तो बहुत सवाल आया है। सेशन को लाइक कर दो अगर आपने समझा है तो। अच्छा, इससे पहले मैं आपको क्वेश्चन कराऊं, मैं आपको बताना भूल गया, हम लोगों ने आशु घई 11th-12th का एक चैनल बनाया। हम लोगों ने मतलब मैंने बनाया। इस चैनल पे हम 11th साइंस की बेहतरीन तरीके से पढ़ाई कराते रहेंगे। आप में से बहुत सारे बच्चे होंगे जो कॉमर्स लेने वाले, साइंस एंड फन कॉमर्स चैनल भी है, उसको भी सब्सक्राइब करना जो कॉमर्स लेने वाले। लेकिन अगर आप साइंस लेने वाले हो तो आशु घई 11th-12th को हम लोगों ने अभी हाल ही में लॉन्च किया है, 10 दिन भी नहीं हुए हैं, और उस पर 100 के सब्सक्राइबर्स होने वाले हैं, क्योंकि कंटेंट बहुत जोश के साथ डल रहा है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं मेरा 11th का कंटेंट छुपता जा रहा था, 10th का भी, तो सोचा क्यों ना एक नया चैनल आप लोगों के लिए बनाया जाए 11th-12th। तो अगर आप लोग साइंस लेने वाले हो तो आशु घई 11th एंड 12th सर्च करोगे तो भी आ जाएगा, नहीं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक भी है। चीटिंग नहीं, चीटिंग नहीं। अभी अगर आप साइंस लेने वाले हो और आपको हमारा कंटेंट चाहिए तो बाद में आप भूल जाओगे, नहीं अभी जाओ सब्सक्राइब करके आओ, नहीं मैं वेट कर रहा हूं, जल्दी करो, पेपर का टाइम है, टाइम वेस्ट मत करो, अभी जाओ सब्सक्राइब करके वापस से इस वीडियो पे आओ। कर दिया? चैनल का लिंक अगर मान लो गलती डालना भूल गया तो आशु घई 11th एंड 12th सर्च करना, आ जाएगा टॉप पे यार, एक ही नाम से चैनल, ठीक है? कर दिया? चलो अब आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, तो यहां पे आपने क्या किया, ग्लूकोज लिया, एल्कोहल लिया और हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिया, सल्फ्यूरिक एसिड भी ले लिया, ठीक है? आपने एक कंटेनर बनाया, इसमें 2 कीले ठोक दी, यहाँ पे कॉर्क बनाया, अब बल्ब जलाना है ना? तो क्या ग्लूकोज डालने पे बल्ब जलेगा? आंसर है ग्लूकोज डालने पे बल्ब नहीं जलने वाला, एल्कोहल डालने पे भी बल्ब नहीं जलने वाला, क्योंकि ये दोनों के दोनों पानी में जाके टूटते नहीं है, कोई आयंस पानी में नहीं देते हैं। लेकिन हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड ये दोनों के दोनों पानी में जाने के बाद टूटते, या फिर कोई बेस जो पानी में घुलता, और ये बिजली कंडक्ट करने वाले, यही सवाल पूछा हुआ है, आप देख सकते हो। ठीक है, क्या सवाल है? देखो, सबसे पहला सवाल, अगर आप यही काम करोगे HCl के साथ, फिर आप ये करोगे सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, तो क्या ऑब्जर्व करोगे? बल्ब जलेगा। बट अगर ये काम आपने ग्लूकोज या अल्कोहल के साथ किया तो क्या होगा? तो आंसर है बल्ब विल नॉट ग्लो, बिकॉज ये दोनों पानी में जाके आयंस नहीं देंगे। क्या बल्ब हर केस में ग्लो हुआ? आंसर है नहीं, सिर्फ और सिर्फ ग्लो हुआ कहां पे? HCl और सल्फ्यूरिक एसिड यानी H2SO4 के केस में। डन है, पक्की बात है। चलो आओ, ठीक है भाई, तो नेक्स्ट एक्टिविटी पे आते हैं। नेक्स्ट एक्टिविटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, जिसमें हमने क्या किया, NaCl। अब ये बहुत सारे बच्चों को रिएक्शंस पता भी नहीं है, तो इस वाली रिएक्शन को हम लोग यहाँ पे एक बार लिख भी लेते हैं, क्योंकि ये रिएक्शन ही अपने आप में कई बच्चों को पता नहीं होती है। जिसमें हमने क्या किया है, NaCl लिया है ना भाई, ब्लैक कलर से ब्लैक पे लिख रहा हूँ, वाह भाई वाह, NaCl ले लिया है, और NaCl के अंदर हमने यहाँ पे डाल दिया है सल्फ्यूरिक एसिड यानी कि H2SO4। अब NaCl और सल्फ्यूरिक एसिड आपस में रिएक्ट होकर एक प्रकार से डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन करते हैं। यहाँ पे आपको मिलता है Na2SO4 और प्लस में मिलता है HCl, यानी कि यहाँ पे आपने क्या किया, अगर हम हाइलाइटर वापस से ले ले, हाइलाइटर ग्रीन कलर, हाँ, तो हमने क्या किया, हमने बेसिकली कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड को डाला है NaCl के अंदर। अब जैसे इन दोनों को हम लोग डालेंगे और इसमें H2SO4 में पानी होगा अपने आप में, तो ये रिएक्ट होगा, रिएक्ट होकर HCl गैस बनाएगा। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात यह कि यहाँ पे एक गार्ड ट्यूब होती है जिसके अंदर हमने कैल्शियम क्लोराइड लिया होता है। एग्जाम में बहुत बार सवाल पूछा गया कि कैल्शियम क्लोराइड का यहाँ पे काम क्या होता है, प्लीज कहीं पे लिख लेना। कैल्शियम क्लोराइड का यहाँ पे काम होता है मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करना। तो यहां से जो भी HCl निकल रहा है, यहां पे कहीं पे गार्ड ट्यूब लगा दो जो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेगा, यानी जो यहां से बाहर निकलेगा वो सिर्फ और सिर्फ प्योर HCl गैस होगी, उसमें कोई मॉइस्चर नहीं होगा, जिसकी वजह से HCl गैस आएगी यहां। अब सवाल शुरू होता है इसके आगे, हमने क्या किया, एक बार उसके ऊपर ड्राई लिटमस पेपर को रखा, एक बार हमने उसके ऊपर ड्राई लिटमस पेपर को रखा और एक बार वेट लिटमस पेपर को रखा ब्लू। ऑब्वियसली बात है HCl है तो ये ब्लू को रेड में कन्वर्ट करना चाहेगा, लेकिन क्या ये ड्राई लिटमस पेपर के कलर को बदल पाएगा? आंसर है नहीं, क्योंकि HCl ड्राई है और लिटमस पेपर भी ड्राई है। तो एसिडिक बिहेवियर शो करने के लिए पानी होना बहुत जरूरी है, जो कि यहाँ पे नहीं है। लेकिन अगर HCl सॉल्यूशन हुआ, यानी कि अगर लिटमस पेपर गीला हुआ, तो HCl एसिड, HCl गैस जो है वो एसिड में कन्वर्ट हो जाएगी, बिकॉज पानी मिल जाएगा और ब्लू लिटमस रेड हो जाएगा। तो ये सवाल बहुत एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है ना। इसके बाद 10 ml आपने वाटर लिया इन अ बीकर, एड फ्यू ड्रॉप्स ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4 आपने उसमें डाल दिया।
टू इट एंड स्वेल द बीकर स्लोली, और फिर आपने धीरे धीरे बीकर को आराम से मूव किया। टच द बेस ऑफ द बीकर, इज देयर एनी चेंज इन द टेम्परेचर, अगर आप बीकर को टच करोगे तो क्या आपको कोई भी टेम्परेचर में चेंज मिलेगा? आंसर है हाँ, क्योंकि आप क्या कर रहे हो, आप उसके अंदर सल्फ्यूरिक एसिड को डाइल्यूट कर रहे हो। और आपने कैसे किया है सल्फ्यूरिक एसिड को डाइल्यूट? पानी में एसिड डाला है, एसिड में पानी नहीं, वरना आपको पता है प्रॉब्लम होती है। इज दिस रिएक्शन एक्सोथर्मिक या एंडोथर्मिक? ऑब्वियस सी बात है, रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, प्रोसेस एक्सोथर्मिक है। रिपीट द अबव एक्टिविटी विद सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये बहुत कम बच्चे जानते हैं कि सोडियम हाइड्रोक्साइड के जो पैलेट्स होते हैं, जो सोडियम हाइड्रोक्साइड की एक प्रकार से गोलियां होती हैं, अगर आप उसको भी पानी में डालोगे तो आपको सेम एक्सोथर्मिक ही मिलेगा। यानी एसिड को डाइल्यूट करना भी एक्सोथर्मिक है, और सोडियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन बनाना भी, सॉलिड से उसको एक्वास फॉर्म में लेके जाना भी एक्सोथर्मिक होता है। ठीक है जी। इसके बाद अगली एक्टिविटी पे आते हैं। आपके पास क्या है भैया, कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल से आप उसको हीट कर रहे हो। कॉपर सल्फेट .5H2O, ये ब्लू कलर का होता है। हीट करने पे 5 मॉलिक्यूल्स H2O के रिलीज हो जाते हैं और बचता है सिर्फ और सिर्फ कॉपर सल्फेट, जो कि कलरलेस हो जाता है। हीट अ फ्यू क्रिस्टल्स ऑफ कॉपर सल्फेट इन अ ड्राई, व्हाट इज द कलर ऑफ द कॉपर सल्फेट आफ्टर हीटिंग? आफ्टर हीटिंग वो व्हाइट हो जाएगा और बिफोर हीटिंग वो ब्लू था। डू यू नोटिस वाटर ड्रॉपलेट्स इन द बॉइलिंग ट्यूब? क्या आपको बॉइलिंग ट्यूब में वाटर ड्रॉपलेट्स दिखेंगे? तो आंसर है हाँ। कहां से आए? तो आंसर है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। कॉपर सल्फेट के पास .5H2O होते हैं, तो वही पानी जो है वो इवेपोरेट होके, वेपराइज होके बाहर आए हैं। एड 2-3 ड्रॉप्स ऑफ वाटर ऑन द सैंपल ऑफ कॉपर सल्फेट ऑब्टेन्ड आफ्टर हीटिंग। अब आप पानी वापस से डाल दो। जैसे आप पानी वापस से डालोगे, क्या ऑब्जर्व करोगे? क्या वापस से उसको पानी मिल जाएगा? और क्या पानी मिल गया तो क्या जो ब्लू कलर है कॉपर सल्फेट का वो वापस से स्टोर हो जाएगा? तो आंसर है हाँ, क्योंकि उसे जैसे पानी मिल जाएगा वो अगेन कन्वर्ट हो जाएगा CuSO4.5H2O में, तो अपना कलर वापस से वो ब्लू कर लेगा। डन है, ठीक है। इसके बाद ये मेटल्स एंड नॉन मेटल की एक्टिविटी है, बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है। यहाँ पे हमारे पास एक रॉड है, हम उसको एक तरफ से हीट कर रहे हैं, इधर हमने पिन लगाई है। ये तो मैंने वन शॉट में एक्टिविटी आपको प्रॉपर करके भी दिखाई थी, पीछे वाली तो काफी एक्टिविटीज करके दिखा चुका हूं। खैर, यहाँ पे हमने क्या किया, हीट किया। यहाँ पे वैक्स की मदद से हम लोगों ने पिन को लगा रखा है, तो जैसे जैसे कंडक्शन होगा, मेटल रॉड है, मेटल है, एल्यूमिनियम है, मेटल है, कोई भी मेटल हो सकता है, एल्यूमिनियम है, कॉपर है, तो क्या हो रहा है, हीट हो रहा है, वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट है, यहां से वैक्स पिघल जाएगी और पिन जो है वो नीचे गिर जाएगी। टेक एन एल्यूमिनियम और कॉपर वायर, क्लैंप दिस वायर ऑन स्टैंड एज शोन इन द फिगर, फिक्स अ पिन टू द फ्री एंड ऑफ द वायर यूजिंग वैक्स, हीट द वायर विद स्पिरिट लैम्प। ठीक है। व्हाट डू यू ऑब्जर्व आफ्टर सम टाइम? थोड़े टाइम तक हीट जो है वो यहां से कंडक्ट होकर यहां तक पहुंच जाएगी। इससे साबित होता है कि मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट। नोट योर ऑब्जर्वेशन, डज द मेटल वायर मेल्ट? क्या मेटल की वायर मेल्ट करेगी? तो आंसर है नहीं, क्योंकि मेटल का मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा हाई है, जिसकी वजह से वो मेल्ट करने वाला नहीं है। ठीक है ना भाई। बट हाँ, वैक्स मेल्ट हो जाएगी और वहां से जो पिन है वो नीचे गिर जाएगी। ओके। टेक मैग्नीशियम रिबन एंड सल्फर पाउडर, burn the magnesium ribbon, collect the ashes formed and dissolve them in water। तो मैग्नीशियम पानी में जाके, मैग्नीशियम पहले बात तो ऑक्सीजन से रिएक्ट हुआ, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाया, और मैग्नीशियम ऑक्साइड एक बेसिक ऑक्साइड है, तो पानी में जाने के बाद वो बेस बनाएगा। टेस्ट द रिजल्टेंट सॉल्यूशन, आप उसको रेड लिटमस पेपर से और ब्लू से टेस्ट करोगे तो क्या देखने को मिलेगा कि रेड लिटमस पेपर तो ब्लू हो जाएगा, बट ब्लू वाला ब्लू ही रहेगा। ठीक है ना। इज द प्रोडक्ट फॉर्म्ड ऑन बर्निंग मैग्नीशियम एसिडिक और बेसिक? तो आंसर है बेसिक, क्योंकि मेटल के ऑक्साइड्स बेसिक होते हैं। नाउ बर्न सल्फर पाउडर, सेम काम करोगे तो फ्यूम जो निकलेंगे, अगेन सल्फर एक नॉन मेटल है, और नॉन मेटल का जो ऑक्साइड होता है वो एसिडिक होता है, तो पानी में जाने के बाद ब्लू लिटमस पेपर के कलर को रेड कर देगा, लेकिन रेड वाला सेम रहेगा। ठीक, बहुत सिंपल है। आपको कैन यू राइट द इक्वेशन फॉर द रिएक्शंस? बिल्कुल लिख सकते हैं इक्वेशन, क्यों नहीं लिख सकते। इसमें आपको इक्वेशन लिखने को बोला भी गया है, आ जाओ। तो सबसे पहले आपने मैग्नीशियम लिया, आपने उसको ऑक्सीजन के साथ जला दिया, क्या बन गया आपके पास, मैग्नीशियम ऑक्साइड। फिर आपने मैग्नीशियम ऑक्साइड को पानी में डाल दिया, पानी में डालने के बाद बन गया क्या, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जो कि एक बेस है। ये काम आपको अब सल्फर के लिए करना है। आपने सल्फर को ऑक्सीजन के साथ जलाया, क्या मिलेगा आपको, SO2, और SO2 को आपने एक्सेस अमाउंट में पानी में डाल दिया, तो आपको H2SO3 या H2SO4 नाम के एसिड मिल जाएंगे, जो कि एसिडिक नेचर को शो करने वाले हैं। डन है, ठीक है, आ जाओ। इसके बाद क्या है भैया, क्लीन
टेक अ क्लीन वायर ऑफ कॉपर एंड एन आयरन नेल, पुट द कॉपर वायर इन सॉल्यूशन ऑफ आयरन सल्फेट एंड द आयरन नेल इन द सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट। 20 मिनट तक ऑब्जर्व करो। एक बार आपने क्या किया, क्लीन वायर ले ली कॉपर की, क्लीन वायर ले ली, एक सेकेंड, हाँ, क्लीन वायर ले ली कॉपर की और आयरन का एक नेल ले लिया। पुट द कॉपर वायर इन सॉल्यूशन, कॉपर वायर को आयरन सॉल्यूशन में रखा, तो कॉपर वायर को आयरन सॉल्यूशन में रखने से कुछ नहीं होगा, बिकॉज कॉपर जो है वो आयरन से लेस रिएक्टिव होता है। एंड द आयरन नेल इन सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट, और आयरन को कॉपर सल्फेट में रखोगे तो यहां रिएक्शन होगी, बिकॉज आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, वो उसको डिस्प्लेस कर देगा। टेकन इन द टेस्ट ट्यूब 20 मिनट तक। इन विच टेस्ट ट्यूब डिड यू फाइंड दैट रिएक्शन हैज अकर्ड, ये तो मैंने आपको बता ही दिया, सेकंड वाली टेस्ट ट्यूब में रिएक्शन होगी। ऑन व्हाट बेसिस, आप ये कह सकते हो बिकॉज हमें कलर में बदलाव मिला, ब्लू कलर का कॉपर सल्फेट पेल ग्रीन आयरन सल्फेट में कन्वर्ट हो गया है। कैन यू रिलेट योर ऑब्जर्वेशन फॉर एक्टिविटी 3 अच्छा ये अभी के लिए छोड़ो। राइट बैलेंस इक्वेशन फॉर द रिएक्शन, दोनों के दोनों रिएक्शन हम लोग क्लास में लिख चुके हैं, फिर भी क्योंकि ये कह रहा है तो इसके कहने पे और लिख देते हैं। तो कॉपर, अरे अच्छा ये तो हाइलाइटर है, अरे व्हाइट कलर है। तो कॉपर सल्फेट जो है जब आप उसको आयरन से रिएक्ट करवाओगे तो आपको मिलेगा FeSO4 यार, और ये रिएक्शन भी बैलेंस्ड है, ज्यादा तिगड़म बाजी तो है नहीं यहाँ पे। ठीक है जी, चलो आ जाओ। इसके बाद अगर हम लोग बात करें व्हाट टाइप ऑफ रिएक्शन इज दिस, कौन सी रिएक्शन है ये, तो ऑब्वियसली बात है ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, आयरन ने कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया है। ठीक है, रस्टिंग ऑफ आयरन की रिएक्शन है, बहुत सिंपल है, इसके ऊपर मैंने शॉर्ट भी डाल रखा है, बहुत वायरल भी हुआ था। आपने पानी ले लिया, आयरन ने ले लिया, हवा ले लिया, आपने पानी ले लिया, उसमें ऑयल की एक लेयर लगा दी। अब ऑयल की लेयर ऑक्सीजन को अंदर जाने देगी नहीं। यहाँ पे आपने ड्राई एयर लिया, क्यों, क्योंकि यहाँ पे आपने लिया हुआ है एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड, जो कि पीछे बताया था अभी, कैल्शियम क्लोराइड क्या करता है, मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करता है। तो कौन से वाले केस में आपको रस्टिंग सबसे ज्यादा मिलने वाली है, तो आंसर है फर्स्ट टेस्ट ट्यूब में, क्योंकि यहाँ पे पानी भी है, मॉइस्चर भी है, एयर भी है, यानी ऑक्सीजन भी है। लेकिन यहाँ पे पानी तो है, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं है। यहाँ पे ऑक्सीजन तो है, काफी हद तक पूरी टेस्ट ट्यूब भरी हुई है, लेकिन यहाँ पे क्या नहीं है, पानी नहीं है, मॉइस्चर नहीं है। तो कोरोजन इस वाली नेल में होगा, बाकी दोनों में नहीं होगा। तो ये इसके ऊपर है, पढ़ लोगे ना, पढ़ लोगे ना, ये तो सेम है। ठीक है, इसके बाद ये थोड़ा सा फ्लेम के ऊपर एक छोटी सी एक्टिविटी आती है। कह रहे लाइट अ बंसन बर्नर एंड एडजस्ट द एयर होल एट द बेस। अगर आपने कोई बर्नर यूज किया है तो उसके नीचे ना एक छोटा सा छेद होता है, और उसके ऊपर एक चूड़ी होती है, जैसे घुमा सकते हैं, और इस छेद से हम ऑक्सीजन की सप्लाई को कंट्रोल कर सकते हैं। हाँ, बेस एंड गेट डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लेम्स, प्रेजेंस ऑफ स्मोक। व्हेन डू यू गेट अ येलो सूती फ्लेम, आप येलो सूती फ्लेम कब मिलेगी, जब आप उस छेद को ब्लॉक कर दोगे। अगर आपने उस छेद को ब्लॉक कर दिया, आपने उस छेद को बंद कर दिया, तो ऑक्सीजन की सप्लाई जो है वो कम हो जाती है, और ऑक्सीजन की सप्लाई कम होने की वजह से फ्लेम येलोइश यानी सूती फ्लेम हो जाती है। लेकिन वहीं पे अगर आपने उसको पूरा ओपन कर दिया, उस छेद को पूरा खोल दिया, तो अच्छे से ऑक्सीजन जा पाएगा, अच्छे से ऑक्सीजन जाएगा तो फ्लेम येलो से ब्लू हो जाएगी, बिकॉज सारे कार्बन जलेंगे और नॉन सूती फ्लेम भी हो जाएगी। ठीक है, हाँ जी। इसके बाद आपके पास इथेनॉल है, 3 ml आपने इथेनॉल लिया, और उसके अंदर आपने क्या डाला भैया, अल्कलाइन पोटेशियम परमैंगनेट यानी KMnO4, सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शंस में से एक, ऑक्सीडेशन ऑफ इथेनॉल है। तो जब हम 3 ml में 5%, अगर आप ये याद कर सको कितना मजा आएगा। सोचो आप रिएक्शन लिख रहे हो ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल, और वहां पे अगर आप ये लिख के आते हो कि भैया 5% एल्कलाइन KMnO4 डलता है, तो कितना मजा आएगा, क्योंकि टीचर कहेगा अरे वाह भाई वाह, इसको तो डीप में डेप्थ में पता है। Does the color of potassium permanganate persist when it is added initially? Why does the color of potassium permanganate not disappear when excess is added? Obviously बात है, KMnO4 जो है वो ऑक्सीडाइज कर रहा है, रिएक्ट हो रहा है, कैटलिस्ट नहीं है KMnO4। KMnO4 एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, वो ऑक्सीडाइज करता है और अपनी खुद की रिडक्शन करता है, तो कलर तो चेंज होता ही है, और वो अल्कोहल को किस में कन्वर्ट कर देता है, कार्बोक्सिलिक में। लेकिन अगर आप KMnO4 को बहुत ज्यादा डाल दोगे, तो ऑब्वियसली बात है ज्यादा डाल दिया तो वो अनरिएक्टिव रह जाएगा, अनरिएक्टिव रह जाएगा तो कलर जो है सॉल्यूशन का वो ब्लू पर्पल, इसका वैसे कलर पर्पल होता है, बट बहुत ज्यादा डार्क पर्पल होता है, जो कहीं ना कहीं वायलेट वाली अपीयरेंस भी देता है। ठीक है, तो यहां पे तो आपको पता है इथेनोइक एसिड जो है वो बन जाएगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है। टीचर्स डेमोन्स्ट्रेशन है, ड्रॉप अ स्मॉल पीस ऑफ सोडियम अबाउट द साइज ऑफ अ कपल ग्रेन्स ऑफ राइस इनटू इथेनॉल। कह रहे हैं आपको अल्कोहल के अंदर बहुत छोटा सा सोडियम डालना है, ये बच्चे को नहीं करना। क्या ऑब्जर्व करोगे, तो आंसर है मैंने तो भाई साहब
पूरी 1 लीटर बॉटल के अंदर इतना बड़ा सोडियम डाल देता, जो कि अच्छी बात नहीं है करना, बट आपके लिए एक्सपेरिमेंट के लिए किया था साइंस एंड फन, जहाँ पे मैं एक्सपेरिमेंट के शॉर्ट्स डालता हूँ। तो आंसर है धमाका होता है। तो आप छोटा डालोगे तो सबसे पहले उसमें आग लगेगी, क्योंकि अल्कोहल के साथ सोडियम रिएक्ट होकर हाइड्रोजन गैस बनाता है और रिएक्शन एक्सोथर्मिक होती है, और फिर इवेंचुअली वो धमाके में कन्वर्ट होता है, जो कि नहीं करना चाहिए। हाउ विल यू टेस्ट द गैस इवॉल्व, जो गैस निकल रही है उससे क्या आपको समझ में आएगा? तो आंसर है पॉप साउंड टेस्ट करेंगे हम, है ना। पॉप साउंड जो शुरुआत में गैस निकल रही होगी, ऑब्वियस सी बात है वो हाइड्रोजन होगी, और उस हाइड्रोजन में पॉप साउंड की आवाज आएगी। तो ये एक अच्छी एक्टिविटी हो सकती है हमारे लिए। ठीक है जी, डन है जी। चलो आप, ये क्या है भैया? हाँ, ये तो कर लिया हमने, ये तो एक्टिविटी कर ली हमने ना, बस कुछ और है इसमें। कह रहे हैं ये तो वही वाली एक्टिविटी जो 2.5 में चैप्टर 2 में की थी हमने। टेक अ स्पैचुला फुल ऑफ सोडियम कार्बोनेट इन द टेस्ट ट्यूब एंड ऐड 2 ml ऑफ इथेनोइक एसिड। अच्छा, इस बार हम लोगों ने सेम सेटअप लिया है, बस इस बार फर्क ये है कि हमने इथेनोइक एसिड को रिएक्ट करवाया है सोडियम कार्बोनेट के साथ। तो बात एक ही है, अभी भी कौन सी गैस तो निकलेगी? कार्बन डाइऑक्साइड। ये दोनों रिएक्ट होकर कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकालते हैं, तो बुलबुले उठेंगे, और अगर इस बुलबुले वाली गैस को लाइम वाटर में पास करा दोगे तो हाँ, ये कार्बन डाइऑक्साइड है, और कार्बन डाइऑक्साइड के प्रेजेंस में लाइम वाटर जो है वो मिल्की हो जाएगा। रिएक्शन लिख देना, पास द गैस। ठीक है, कैन द गैस प्रोड्यूस्ड बाय द रिएक्शन बिटवीन इथेनोइक एसिड एंड सोडियम कार्बोनेट बी आइडेंटिफाइड बाय दिस टेस्ट? यस, बिकॉज द गैस इज कार्बन डाइऑक्साइड, एंड ओनली कार्बन डाइऑक्साइड गैस, जो कि हमारे सिलेबस की गैसेस हैं, ओनली कार्बन डाइऑक्साइड गैस कैन टर्न लाइम वाटर मिल्की। तो हाँ, ये कार्बन डाइऑक्साइड के प्रेजेंस को टेस्ट भी करता है। यही काम आपको सोडियम हाइड्रोजन का, सेम वही क्वेश्चन, अगर आप सोडियम कार्बोनेट के बजाय सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट लोगे तो क्या फर्क पड़ेगा? आंसर है कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सेम रिजल्ट मिलेगा, सेम रिजल्ट। डन, ठीक है। अरे, ये तो बायोलॉजी की एक्टिविटी पे आ गए भाई हम। बायोलॉजी की एक्टिविटी है, सबको पता है यहाँ पे क्या है। 2 टेस्ट ट्यूब है, दोनों में हमने लाइम वाटर ले लिया, एक में पिचकारी से क्या भर रहे हैं हम लोग, हवा डाल रहे हैं, और एक में मुंह से हवा ब्लो कर रहे हैं। तो दोनों में से कौन से केस में लाइम वाटर जल्दी मिल्की हो जाएगा? तो आंसर है जिसमें मुंह से हवा भर रहे हैं। अगेन मैंने इसके ऊपर लाइम वाटर मिल्की के ऊपर 1 शॉट में आपको बताया था, अभी तो आपके पास टाइम नहीं उधर उस डायरेक्शन में नहीं जाना, बट हाँ, इसमें मुंह से हवा आप ब्लो करोगे उसमें लाइम वाटर विल टर्न मिल्की, क्योंकि मुंह से एक्सहेल की गई हवा में मोस्टली कार्बन डाइऑक्साइड होती है, और हवा में जो पिचकारी होगी वो तो एटमॉस्फेयर की हवा को उसके अंदर डाल रही होगी, तो उसमें बहुत कम कार्बन डाइऑक्साइड होगी। Take some freshly prepared lime water in a test tube. Blow air through this lime water. Note how long it takes for the lime water to turn milky. Use syringe या पिचकारी करोगे तो ठीक है, वही वाली बात है। तो क्या लिखा हुआ है? Note how long it takes for the lime water. तो इस वाले में लाइम वाटर बहुत ज्यादा लेट जाके मिल्की होगा, हो सकता है हो भी ना, लेकिन इस वाले में जल्दी हो जाएगा, बिकॉज आपके मुंह में कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा रिलीज होती है। फोटोट्रॉपिज्म को रिप्रेजेंट करता है। एक कोनिकल फ्लास्क लेना है, पानी से भरना है, उसमें एक पौधा लगाना है, उसको खिड़की के पास रख देना है ना। जहां पे आपकी धूप आ रही होगी उस तरफ, आपको पता है स्टेम के उस तरफ ऑक्सीजन कम निकलते हैं, उसके ऑपोजिट साइड पे ज्यादा, ऑपोजिट साइड पे ग्रोथ ज्यादा होगी और लाइट की तरफ मुड़ जाएगी। लेकिन सवाल क्या पूछ रहे हैं? देखो, सवाल पूछ रहे हैं, हैव द ओल्ड पार्ट्स ऑफ द शूट एंड रूट चेंज डायरेक्शन? तो आंसर है रूट के डायरेक्शन में तो ऐसा चेंज नहीं आएगा, बस हाँ, रूट थोड़ी सी ऑपोजिट है, क्योंकि रूट जो है वो लाइट से अवे भागती है, तो थोड़ा सा ऑपोजिट जाएगी, क्योंकि आपने फ्लास्क लिया है, थोड़ा सा ऑब्जर्व होगा। लेकिन शूट के पार्ट में तो बहुत ज्यादा आपको ऑब्जर्वेशन मिलेगी, वो लाइट के तरफ बेंड हो जाएगा। हाँ, लेकिन आपको ये 3 से लेकर 4 दिन, कभी कभार उससे भी ज्यादा देखने को, उससे भी ज्यादा समय के बाद देखने को मिलता है। आर देयर डिफरेंस इन द डायरेक्शन ऑफ द न्यू ग्रोथ? हाँ बिल्कुल, नई वाली जो जो पुराने वाले पार्ट्स हैं लगभग उनकी डायरेक्शन में थोड़ा बहुत बदलाव आएगा, लेकिन जो नए वाले पार्ट्स हैं उनकी सारी की सारी ग्रोथ जो होने वाली है वो कहां पे होने वाली है? लाइट की तरफ। तो हाँ, पुराने वाले ग्रोथ, क्योंकि कंपैरेटिव शब्द है, मैंने नीचे वाला बाद में पढ़ा, ऊपर वाला पहले पढ़ लिया था, तो सिर्फ ऊपर वाले का आंसर होता है कि थोड़ा बहुत चेंज, लेकिन नीचे वाले से कंपेयर किया है तो ओल्ड पार्ट्स में एज सच कोई चेंजेस नहीं आएगा, लेकिन न्यू पार्ट जो ग्रो करेंगे वो लाइट की तरफ करेंगे। मैं शूट की बात कर रहा हूं। इससे क्या साबित होता है? इससे साबित होता है कि जो स्टेम है, यानी कि जो शूट वाला पार्ट है, वो पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म करता है और लाइट की तरफ ग्रो करता है। ठीक है, आ जाओ। इसके बाद अ लार्ज शाइनी स्पून लेना है आपको, चमकने वाला स्पून, स्पून तो चमकने वाला ही होता है मतलब चम्मच लेना है, और आप क्या ऑब्जर्व, अरे ये तो बच्चों वाला सवाल है। ऐसे देखोगे तो कनकेव मिरर है, पास देखोगे तो आपको सीधी इमेज नजर आएगी,
दूर में ब्लर हो जाएगी लेकिन उल्टी हो जाएगी। लेकिन अगर आप ऐसे देखोगे मिरर तो ये कन्वेक्स है, ये ऐसे देखोगे तो कन्वेक्स है। इसमें आपको इमेज छोटी लेकिन वर्चुअल एंड इरेक्ट नजर आएगी। इसमें पास में वर्चुअल इरेक्ट लेकिन दूर में इन्वर्टेड हो सकती है। तो वो वाला सवाल है। कंपेयर करना है तो हमने ये कंपेयर कर भी दिया है, डन है। ठीक है भाई, इसके बाद क्या है देखो, टेक अ स्ट्रेट थिक कॉपर वायर एंड प्लेस इट बिटवीन द पॉइंट एक्स एंड वाई। ठीक है, द वायर एक्स वाई इज केप्ट परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द पेपर। हॉरिजॉन्टली प्लेस अ स्मॉल कंपास नियर टू दिस कॉपर वायर, सी द पोजीशन ऑफ इट्स निडल, पास द करंट। अच्छा, आपने निडल देख ली तो निडल एक जगह पे फिक्स्ड है, अभी गत्ता लगाया, करंट पास कराने वाले हैं, अभी कराया नहीं है। पास द करंट थ्रू द वायर बाय इंसर्टिंग द की। अब की ऑन करो और करंट पास कराओ, क्या आपको कंपास की निडल में कोई चेंज मिलेगा? हाँ, लेकिन इसके ऊपर सवाल कैसे आते हैं, इसके ऊपर सवाल आते हैं। अच्छा, निडल पे चेंज तो मिलेगा बिकॉज करंट कैरिंग वायर क्रिएट्स मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट। लेकिन डिफ्लेक्शन के ऊपर सवाल कैसे आता है कि अगर मैं इस कंपास को वायर से दूर ले जाऊं तो डिफ्लेक्शन में क्या होगा? कम हो जाएगा। अगर मैं इस कंपास को वायर के पास लाऊं तो क्या होगा? डिफ्लेक्शन बढ़ेगा। करंट को बढ़ा दूं तो डिफ्लेक्शन के साथ क्या होगा? बढ़ेगा। करंट को कम कर दूं तो डिफ्लेक्शन कम हो जाएगा। ऐसे सवाल आपसे पूछते हैं, ठीक है। हाँ, ये हमारे पास एंड्रे मैरी एम्पियर जी का एक्सपेरिमेंट, जहां पे हमने एक हॉर्सशू मैग्नेट ली और यहाँ पे लिए एल्यूमिनियम रॉड। अब एल्यूमिनियम मैग्नेट से अट्रैक्ट या रिपेल तो नहीं होता, लेकिन जैसे करंट पास कराया इसमें से, ये डिफ्लेक्ट हुई, यानी कि इस पे फोर्स लगी। क्यों लगी? बिकॉज करंट कैरिंग कंडक्टर जब भी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है उस पर फोर्स लगती है। लेकिन सवाल कैसे पूछ सकते हैं? सवाल पूछा गया कि नाउ पास करंट थ्रू द एल्यूमिनियम फॉइल। जैसे आप एल्यूमिनियम फॉइल कह रहे हो, एल्यूमिनियम रॉड में जैसे करंट पास कराओगे क्या ऑब्जर्व होगा? तो आंसर है उसके ऊपर फोर्स लगेगी। इट इज ऑब्जर्व दैट द रॉड इज डिस्प्लेस्ड टुवर्ड्स द लेफ्ट एंड यू विल नोटिस दैट द रॉड गेट्स डिस्प्लेस। यानी इन्होंने आपको एक नॉलेज दे दी है कि अगर आपने करंट पास कराया तो रॉड लेफ्ट डायरेक्शन पे उस पर फोर्स लगेगी। लेकिन अगर आपने अब करंट की डायरेक्शन को रिवर्स कर दिया, अगर करंट की डायरेक्शन को आपने रिवर्स कर दिया, अगर करंट के डायरेक्शन को रिवर्स कर दिया तो फोर्स की डायरेक्शन उल्टी हो जाएगी। यानी अगर पहले फोर्स लेफ्ट में लग रही थी तो अब फोर्स राइट में लगना शुरू हो जाएगी। ऐसा क्यों हुआ? तो आंसर है, जब भी करंट कैरिंग कंडक्टर को हम मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उसके ऊपर एक फोर्स एक्सपीरियंस होती है, उसके ऊपर एक फोर्स एक्सपीरियंस होती है। डन है, ठीक है। Find out the sewage in your locality is treated. There are some mechanism in place to ensure that local water bodies are not polluted by untreated sewage. Find out how the local industries in your locality. मुझे लगता है ये वाली एक्टिविटी हमें नहीं करनी चाहिए, ये वाली एक्टिविटी इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट, खामखा आपका टाइम वेस्ट होगा, तो इस एक्टिविटी को हम यहाँ से हटा देते हैं, ठीक है। यह किसी काम की एक्टिविटी नहीं है फिलहाल। हाँ, अब हमारे पास कुल मिला के 2 या 3 एक्टिविटी बची हैं बेटा, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज है। अच्छा, ध्यान रखना, इन एक्टिविटीज के अंदर मैंने वो वाली एक्टिविटीज इंक्लूड नहीं की जिनको हमने क्वेश्चन के फॉर्म में ऑलरेडी कर लिया है, वो भी बहुत डिटेल में। जैसे कि अगर एक कनकेव की फोकल लेंथ निकालनी हो तो कैसे निकालते हैं, इन्फानाइट के ऑब्जेक्ट को लेते हैं, लाइट कन्वर्ट करते हैं, मल्टीपल टाइम्स उसको पढ़ रखा है हमने, है ना। ठीक है, तो ये हमारे पास एक प्रिज्म है, प्रिज्म के अंदर यहां से लाइट गई, बेंड हो गई टूवर्ड्स, ये भी देखा जाए तो बहुत बार कर रखा है, बट इसके ऊपर काफी सवाल पूछे जाते हैं। उससे पहले यहाँ पे कुछ चीजें मार्क करके आपको मैं याद दिलाऊं, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है, ये हमारे पास एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है, ये हमारे पास एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस यहाँ का, ये एंगल ऑफ एमर्जेंट और ये एंगल ऑफ डेविएशन, और इसको बोलते हैं एंगल ऑफ प्रिज्म, है ना भाई। ये हमने फिजिक्स के लेक्चर में भी डिटेल में पढ़ा हुआ है। ठीक है, ठीक है। सवाल क्या है? सवाल क्या पूछ रहे हैं? सवाल क्या पूछ रहे हैं? बस मार्क करना है, सवाल तो कुछ पूछ ही नहीं रहे। आपको पता है सवाल कैसे आते हैं? 4 डायग्राम बोले होते हैं, बताते हैं कि इसमें लेबलिंग सही है या लेबलिंग सही, एक डायग्राम होता है उसमें लेबलिंग दे रखी होती है और पूछते हैं इसमें से कहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस है, कहाँ पे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, इमर्जेंस, वो वाले सवाल हमारे एग्जाम में आते हैं। ठीक है, ये डायग्राम मैं ले आया था, बट यहाँ पे आपको कभी कभार डायग्राम बनाने के लिए बोलते हैं। तो आपको एक बार मैग्नेट लेनी है, उसके ऊपर आपको एक पेपर रखना है, अब आपको उसके ऊपर आयरन फिलिंग्स को छिड़कना है। तो जहां पे आयरन फिलिंग्स आएंगी आपसे पूछेंगे, इसमें सवाल बड़ा पूछते हैं कि आयरन फिलिंग्स सबसे ज्यादा कहां मिलेंगी, तो आंसर है पोल्स की तरफ, क्योंकि पोल्स पे मैग्नेटिक फील्ड सबसे ज्यादा होती है। व्हाट डू यू ऑब्जर्व? तो आंसर है आयरन फिलिंग्स उसके आसपास इकट्ठी होंगी, पोल्स पे सबसे ज्यादा होंगी और बीच में थोड़ी सी कम हो जाएंगी, बिकॉज मैग्नेटिक फील्ड वहां पे कमजोर होती है। ये हमारे पास आ गया सर्कुलर लूप कैरिंग करंट, इसमें भी यही करना है, गत्ता पास कराना है, उस पर आयरन फिलिंग्स डालनी है। आयरन फिलिंग डालने के बाद क्या देखोगे कि आयरन फिलिंग्स वहां पे
सर्कुलर लूप फॉर्म में। जैसे यहां पे कैसे आई, यहां पे तो एक सोलेनॉइड फॉर्म में आई, जैसे सोलेनॉइड की मैग्नेटिक फील्ड होती थी, वहां पे कैसे आएंगे, सर्कुलर लूप में आ जाएंगे और धीरे धीरे वो सर्कुलर लूप्स बड़े होते चले जाएंगे और सेंटर तक आते आते आयरन फिलिंग स्ट्रेट लाइन में आपको ऑब्जर्व होंगी। अगेन सवाल यहाँ पे कुछ पूछा हुआ नहीं है। तो यहां पे हम लोगों ने बच्चों एक वीडियो के अंदर, एक छोटी सी वीडियो के अंदर हम लोगों ने सारे के सारे एक्टिविटीज को खत्म कर लिया है। छोटी नहीं, थोड़ी सी बड़ी होगी क्योंकि हम सवालों को भी डिस्कस कर रहे थे और ये सारे सवाल जो मैंने यहाँ डिस्कस किए उन सारे के सारे सवालों को हम अपने सेशंस में कंप्लीट कर चुके हैं। और अगर कोई भी सेशन आपने मिस कर दी तो जाके देख लेना, लाइव सेशन चल रहे हैं। आशुक है 11th एंड 12th को फॉलो जरूर कर लेना, मतलब सब्सक्राइब जरूर कर लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। बाकी आप सबके एग्जाम्स के लिए आप सभी बच्चों को बहुत 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 बेस्ट ऑफ लक है। बाकी जो मेहनत करता है उसको उतने लक की जरूरत नहीं होती है। माँ बाप का नाम रोशन करो। थैंक यू सो मच।